चिड़िया जाती है ना खाना लेने बच्चों के लिए जाती है ना, वैसे मुझे भी जाना पड़ेगा ना। बहुत खूब। यू नो, तो वो करना ही पड़ेगा ना। What lovely modulation. अभी आप सोचो मैं ऐसे बोलूँ चिड़िया आती है ना सुशील सी महिला जो है वो एक्सप्लेन कर रही है कि भाई सीन ऐसा है कि शाम के 6 बजने वाले हैं, बजे नहीं। बजने वाले, और आप सोफे पे बैठ के टीवी देख रहे हैं और आपने घड़ी की तरफ देखा, ओ शिट 6 बजने वाले हैं। आपने इधर देखा उधर देखा और वहां से मच्छर आ रहा है। आपने कहा आजा बेटा। हाँ। और यहाँ से वो उठाई जिसका ऐड था। हाँ, स्प्रे। सब मर गए। अच्छा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मैं जरा बाहर थोड़ा प्रिपेयर करके आता हूँ 2 मिनट में। मैं भाग ही लिया वहां से। अच्छा, नहीं किया? ये सब करने के लिए आया तू कि शाम के 6 बजने वाले हैं, वहां से मच्छर आएगा। अगर लव सेक्स धोखा देखो, तितली देखो, फंस गए ओबामा देखो, ये मेरा मन भी ऐसा ही यही सब चीजें करने का है। इसमें क्या है कि आपके अंदर भी कुछ ऊर्जा जगती है, यू नो, अच्छा काम करने के बाद। 50 साल के हैं? नहीं अभी नहीं, अभी 49 का हो जाऊंगा। 50वां लगा है। तो शाम को जाता था मैं वहाँ पे 6-7 घंटे बर्तन मांजता था। $35 से $40 मिलते थे, खाने का बड़ा पैकेट मिलता था। तो पार्ट टाइम वो नौकरी करता था, सुबह उठ के यूनिवर्सिटी जाता था। तो यही दिनचर्या रहती थी। मैं बाहर आया तो पापा दिखे, तो पापा मम्मी दिखे, तो मैंने बोला और पापा क्या चल रहा है? चल रहा है। मेरा बाप तो डिप्रेशन में चला गया सर। कि इसको ऑस्ट्रेलिया भेजा। सीधे मेरी माँ से बोला उन्होंने कि ये देखो, एक्टिंग जो है काम लगने लग गया सर एक टाइम के बाद। तो दिल्ली में मेरे जितने रिश्तेदार हैं बहुत चिढ़ाते थे मुझे। हाँ। कि हम कौन, कितने लोग आ रहे हैं। तो यहाँ तो तू चल रहा है। हाँ, सही बात। आप किसी को कान पर तू बोल दो तो तू मतलब आप बेइज्जती कर रहे हैं, लड़ाई होने वाली है। हाँ। तो मैंने बोला भाई सुनना, एक्सक्यूज मी, हेलो, अरे भाई साहब। हाँ, सुना ही नहीं उसने। हाँ। सुना ही नहीं उसने। इधर पीछे बैठा था कोई बंदा, उसने तुरंत आया वो। हाँ। मैंने कहा यार बताओ यार, ये सब कल्चरल शॉक्स हैं ये सब। लाइक मैं बोला सर ये देखा आपने मेरा फिल्म होप एंड लिटिल शुगर डेब्यू? हाँ देखा यार, बहुत अच्छा काम करते हो। तो दे दीजिए ना काम। आपके अंदर वक्त वक्त पर दोस्तों के लिए मन में ये विचार आता होगा कि आओ लौंडई की जाए। हाँ, लौंडे की जाए और भरपूर की जाए। हाँ, फिर मतलब वो ये है टेम्परामेंट। हाँ, डिस्काउंटेड रेट पे मत आना भाई। हाँ। कि मतलब 8 बजे चला जाऊंगा, 9 बजे चला जाऊंगा, ये फिर कहीं भी जा सकता है मामला। हाँ, महफिल सजेगी और कब उठेगी फिर उसकी कोई। हाँ, फिर या तो बोतल रहेगी या तो हम रहेंगे। अमित सियाल साहब, सबसे पहली बात तो बहुत बहुत स्वागत द रेड माइक में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी गजब की यात्रा रही है जी, लंबी यात्रा रही है। और आपकी जो लेटेस्ट फिल्म अभी आई है, हम पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं और उसके बाद हम रिवाइंड करके पीछे पीछे जाएंगे, बैकवर्ड इंटीग्रेट। हाँ। तिकड़म जी, देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। व्हाट अ मूवी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आपको लगता है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी, क्योंकि जिस अमित सियाल को फंस गए रे ओबामा में गैंगस्टर, महारानी में पॉलिटिशियन, मिर्ज़ापुर में पुलिस वाला, जामताड़ा में बिल्कुल एकदम मतलब स्टीरियोटिपिकल रोल्स, और उसके बाद एक इस तरीके का रोल जिसमें एक लाचार दिखने वाला बाप, लाचार है नहीं लेकिन लाचार दिखने वाला बाप किस तरीके से जीवन को मैनेज कर रहा है। आप चाहते थे ये करना, इस तरीके का रोल? बिल्कुल चाहता था सर। और यही नहीं, एक्चुअली मैं तो हर वो जॉनरा ट्राई करना चाहता हूँ जो अभी तक लोगों ने अप्रोच नहीं किया है, और एक स्टीरियोटिपिकल इमेज बनने के चक्कर में वो जो हो नहीं पाया अभी तक। कॉमेडी भी ट्राई करना चाहता हूँ। मेरा बड़ा मन है कि एक मैच्योर रोमांटिक फिल्म करूँ, यू नो, जैसे कि हम लोग
वो फिल्में होती थी ना सर, सिलसिला, कभी कभी, इस तरीके की फिल्में, मेरा बड़ा मन है कि वापस आए, वो ऐसी फिल्में बने। आई थिंक तिकड़म जो है ना वो सर, वो एक अच्छा डायरेक्शन है, एक सही डायरेक्शन में पहला कदम है। और जैसे लोगों के व्यूज़ आ रहे हैं, ओपिनियंस आ रहे हैं पिक्चर देखने के बाद, आप कितने बढ़िया फीडबैक आया, और लोग रो रहे हैं। कुछ तो मैसेज आए हैं रो रो के, पिक्चर के बीच में मैसेज कर रहे हैं कि कितना रुलाओगे यार, तो ये फिल्में, ये सब चीज़ें ना आ नहीं रही हैं सर बाहर, और यही सब चीज़ें आनी चाहिए। और एक किस्म से समझ लीजिए मैनिफेस्टेशन था, है ना, कि यार मैं थोड़ा ऐसा ना, कि अभी ऐसा लग रहा है कि एक्टिंग काम बन गया है, एक्टिंग जो है काम लगने लग गया सर एक टाइम के बाद। और इस तरीके की चीज़ें होने लग गई कि यार अच्छा अभी सुबह उठना है, प्रोफेशनल हो गया हूँ मैं, सुबह उठना है, अच्छा भी ठीक ठाक दिखना है, फिर जाएंगे वैनिटी वैन में, वही मेकअप करवाएंगे, फिर एक कॉस्ट्यूम पहनेंगे, फिर कुछ लाइनें पढ़ेंगे, ऐसा भी आ गया था बीच में कि अरे ये तो मतलब हो ही जाएगा ना। तो ये जो हो ही जाएगा ना, ये बहुत डेंजर जगह है, बहुत ही डेंजरस जगह है होने के लिए किसी भी एक्टर के लिए। इसका मतलब आपका अंदर से आप खत्म होने वाले हो अभी, या खत्म हो रहे हो धीरे धीरे। वो आपको महसूस होना शुरू हो गया था? हाँ, और ओटीटी का ऐसा धमाका हुआ ना सर, इतना काम आने लग गया, और मुझे ही नहीं, आई थिंक सब बिजी थे। मुझे तो याद है कि शूट करने के लिए कैमरा इक्विपमेंट नहीं मिल रहा था, इतनी शूटिंग इतनी शूटिंग हो रही थी, लोकेशंस नहीं मिलते थे। और ऐसा नहीं कि मुंबई में नहीं मिलते थे, बाहर महाराष्ट्र में भी नहीं मिलते थे, मुंबई से लखनऊ चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, वहाँ पे भी नहीं मिल रहे थे, इतनी शूट हो रही थी, तो आई थिंक सब बौरा से गए थे। तो बड़े दिनों बाद ये शब्द सुना। साक्षात अवध। मैं बता दूं, सियाल साहब जो हैं वो कानपुर के रहने वाले हैं, तो ये बौराना, पगलाना बीच बीच में ऐसा निकलता रहेगा, निकलेगा। तो माफी चाहूंगा, लेकिन क्या करें, अभी कितनी आदतें रोकेंगे। तो हाँ, तो वो और किसी से भी आप पूछो ना, मतलब अपने तो बहुत जानकार हैं एक्टर, और ऐसे जानकार हैं लोग जो कि हमने देखा कि जैसे अपने पास काम नहीं होता तो उनके पास काम नहीं होता था, और सडनली मतलब धोबी निजा के झोली में जो है ना, वो आपके सब कपड़े वपड़े प्रेस करके 2 और गठरी दे के कि ये लो सर, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, तो इस तरीके का काम हो रहा था। तो मैं एक्चुअली थोड़ा सा सहम गया था मैं, मतलब वो फीलिंग ही अच्छी नहीं थी कि यार कि काम पे जा रहा हूँ मैं। मतलब मैं तो इतना लेट एंट्री मारी, एक तो मैंने प्रोफेशनली एक्टिंग की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में 30 साल का था जब मुंबई आया मैं। ये कौन से साल की बात है? ये है 2004, जब बोरिया बिस्तरा अपना सब बांध के मैंने कहा अब यही करूँगा, तो 30 साल तक आप बहुत ज़िंदगी देख लेते हो, तरह तरह की चीज़ें करी हैं, और मुझे लगा यार वो सब छोड़ के आया मैं कि ये मतलब यहीं खुशी मिल रही है, अब इससे अगर खुशी जाने लग गई तो फिर तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा मैं एक बात बताऊं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप 50 साल के हैं। नहीं, अभी नहीं, अभी 49 का हो 50वां लगा है। मतलब ये तो राज लोगों को चाहिए, ये मैं 49 में ऐसे कैसे दिखें। संघर्ष चलते रहना चाहिए, क्या है ना, मेंटल संघर्ष भी चलता रहता है ना, और ऐसा संघर्ष नहीं होना चाहिए कि मतलब डिप्रेशन को फैशन बना के बोल दिया डायलॉग में कि डिप्रेशन नहीं होना चाहिए भाई। आप संघर्ष करते रहो, संघर्ष तो बहुत ज़रूरी है ना सर। तो क्या है कि फिजिकली आप कसरत करो, मेंटली भी तो संघर्ष होना चाहिए, उसकी भी तो एक्सरसाइज होती रहनी चाहिए। तो लगे रहो, आई थिंक, और ज़्यादा सोचो मत उम्र के बारे में। और ये सब जो भी फैशनबाजी हो गई ना सर, कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, फलाना मत आप करो, सब कुछ खाते हैं? कुछ नहीं छोड़ता सर। जैसे कि समोसा रख दीजिए, अभी देखिए 4 खा जाऊंगा। तो क्या मतलब, एक्चुअली आपको नहीं लगता ऐसा? फिर पिघलाते कैसे हैं वो सब? ये तो मैं लूज शर्ट पहन के आया हूँ आज, ताकि पेट ना दिखे, थोड़ी सी चर्बी आ गई यहाँ पे, अभी ठीक कर दूंगा उसको। लेकिन मुझे लगता है कि मेंटल एंग्विश इससे ज़्यादा हो जाता है कि यार वो नहीं खाना है यार, वो नहीं खाना है यार, वो नहीं खाना।
परेशान नहीं हो रहा हुआ दिमागी सब सोच सोच के, ये क्या है, ये क्या सोच रहा है आदमी यार। तो खाइए खाइए, जाके दौड़ लीजिए, थोड़ा वॉक कर लीजिए। अच्छा, वो भी कानपुरी दिमाग, हाँ, ठग्गू के लड्डू, पिन्ने की सॉफ्टी। क्यों नहीं खाएगा आदमी, बताइए आप। अभी मैं जैसे दिल्ली में हूँ, अब मैं नत्थू नहीं जाऊँ क्या, बंगाली नहीं जाऊँ क्या, क्या बात है ना, बंगाली मार्केट नहीं जाऊँ दिल क्या, खुश कर ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब करीम ना जाऊँ, ऐसे नहीं हो सकता ना सर। कल ही फाड़ के आया हूँ थोड़ा। पाड़, ये दूसरा शब्द आया, अवधि शब्द, कल ही पाड़ के आए हैं। बहुत खूब। तो लेट एंट्री की, और उसके बाद अब ऑलमोस्ट 19 इयर्स लेटर अब आपने एक बहुत ज़बरदस्त पिवट मारा है अपने कैरेक्टर में। क्या मैं ये समझूं कि ये 19 साल का बहुत लंबा स्ट्रगल का पीरियड था अमित सियाल के जीवन में, जिसके बाद अब आप इस स्थिति में अपने आप को पाते हैं कि मैं अब कुछ काम ऐसा भी करना चाहता हूं जो कि मेरे दिल को भाए, जो मुझे पसंद आए, एक एक बाप का भी भूमिका मैं निभाऊंगा। बिल्कुल करना चाहता हूँ मैं। एक्चुअली आपको बताता हूँ क्या हो क्या रहा था, कि ऐसा नहीं है कि जो मैंने काम तिकड़म से पहले किए हैं वो मेरे प्रिय नहीं है, मेरे दिल के बहुत करीब हैं। उन उन कामों की वजह से आज जो भी लोग जानते हैं उसी काम की वजह से जानते हैं, और मुझे वो भी करने में बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। वो एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको, पहले बता चुका हूँ, पता नहीं लोगों के जहन में वो याद है, उनके दिल में उतरी कि नहीं उतरी है। एक कुछ फेज़ आया था बीच में जिसमें मैं हैरान परेशान हो गया था, और तो लगाए रात में दो दो थोड़ा, फिर भगवान से बातें करी। अच्छा। और अक्सर कर लेता हूँ मैं ऐसी बातें, कभी कभी शीशे में खड़े होकर अपने आप से भी कर लेता हूँ, और जब कोई पीठ थपथपाता नहीं है तो खुद ही थपथपा लेता हूँ। तो चलते रहना चाहिए आदमी को आगे। तो अभी भी करते हैं? बिल्कुल करता हूँ मैं, बिल्कुल करता हूँ। तिकड़म के लिए जैसे जो डायरेक्टर है हमारे विवेक की भी पीठ थपथपाई और अपनी भी थपथपाई कि वेरी गुड यार, यही सब करना है आगे अब, यू नो। और हाँ, तो मैं पहले ये बताता हूँ कि तो मैं ऐसे ही भगवान से बातें कर रहा था, मैंने कहा यार प्रभु, हीरो नहीं बना रहे हो, विलेन ही बना दो। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसा विलेन बनाया उन्होंने फिर, तो जो नेगेटिव रोल्स जो बोलते हैं हम, ठीक है ना, मैंने एक्चुअली उनको कभी भी नेगेटिव रोल्स की तरह लिया ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने कैरेक्टर को ही नेगेटिव बोल दोगे तो फिर उसका पोर्ट्रेयल में जो है ना प्रॉब्लम हो जाएगा। करेक्ट। वो चाहे जामताड़ा हो, चाहे देवेंद्र मिश्रा हो, यू नो, कोई भी हो, नवीन कुमार हो, हम पॉजिटिव है भाई, दुनिया नेगेटिव है, हम सही कर रहे हैं, हाँ। यू नो। तो वो ऐसे ही अप्रोच से आप करना पड़ेगा। तो ये सब करते 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 करते, और जो स्ट्रगल की आपने बात करी, मुझे, मैं आपको सच बताऊं, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे दिमाग ना कुरेदना पड़ रहा है पीछे कि स्ट्रगल क्या किया है मैंने, यू नो। वो आता ही नहीं अंदर कि स्ट्रगल क्या किया। हाँ, चैलेंजेस थे, डिफिकल्ट थी लाइफ, फ्रस्ट्रेशन आ जाता था बीच बीच में, लेकिन 30 साल की उम्र में जब चॉइस करी है जो पहली कि अब यही करूँगा और कुछ नहीं करूँगा, तो अब काहे का स्ट्रगल। तो आपको तो अपना रास्ता मिल गया है, पाथ मिल गया है, यू नो, उस पे चलना है। अब उसमें कंकड़ भी लगेंगे, यू नो, कांच भी चुभ जाएगा, कोई कुत्ता भी काट लेगा, यू नो। सही बात है। नहीं, सबसे बड़ा स्ट्रगल तो यही होता है कि आप अपना पाथ मिले। मुंबई जैसे शहर में आकर के बसना और वहाँ काम तलाशना, और फिर शुरुआत में तो बहुत एग्जिस्टेंशियल इश्यूज होते हैं ना, कि मतलब मैं किराया कैसे दूंगा, या मैं कहाँ रहूंगा। आपके साथ वो सारी चीजें हुई थी? नहीं सर, मेरे साथ हुआ नहीं। एक्चुअली मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में। हुआ क्या कि मैं आया, जब पहले 1 महीना सवा महीना रहा तो रणदीप हुड्डा ने बुलाया था। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं आज आपको इंटरव्यू नहीं दे रहा होता, मुंबई में होता नहीं। तो वो विश्वास दिलाने में, वो एक एक इंसान या एक उंगली चाहिए होती है, उसको पकड़ के आप चढ़ जाएं एक सीढ़ी में। तो हम दोनों ऑस्ट्रेलिया से जानते हैं, 21 साल की उम्र से दोस्त हैं, और दोनों यही बातें करते रहते थे। उसको भी मन था, मैंने थिएटर किया हुआ था पहले, उसने तो वो भी नहीं किया हुआ था, तो उसको बड़ा मन था यार कि मैं ये करना चाहता हूँ, यू नो। वो मॉडलिंग वॉडलिंग भी करता था। कैसे दोस्ती हुई आपकी हुड्डा जी से? दोस्ती ऐसी हुई थी, एक शाम की बात है, मोती महल करके एक इंडियन रेस्टोरेंट हुआ करता था वहीं। तो मेरा जैसे मान लीजिए एक घर है, सीधे सामने रोड जाती थी ऐसे 2 किलोमीटर दूर पैदल,
रोज़ शाम को जाता था मैं वहाँ पे 6-7 घंटे बर्तन मांजता था, 35 से $40 मिलते थे, खाने का बड़ा पैकेट मिलता था, तो पार्ट टाइम वो नौकरी करता था, सुबह उठ के यूनिवर्सिटी जाता था, तो यही दिनचर्या रहती थी उस दिस इज विच ईयर? दिस इज़ 2000 नहीं 1997। हाँ, और कौन सा देश है ये? ये ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, ठीक। तो ये इसी टाइप की एक रूटीन करके वापस आ रहा था अपना, हाँ, एक सफ़ेद शर्ट पहन के, काली ट्राउज़र पहन के, थका हुआ आदमी बर्तन मांज के 6 हाँ, घंटा हाँ, कि घर जाऊँगा। अब वहाँ थोड़ी अच्छी हो गई थी उनके साथ, जो ओनर थे, रिलेशनशिप अच्छा हो गया था, तो थोड़ा ज़्यादा खाना दे देते थे। 4-5 लड़कों के साथ रहता था मैं, हाँ, शेयर्ड अकोमोडेशन में, तो वो भी खा लेते थे। तो मैं गया तो बड़ा ही एक एकदम स्किन हेड, गुड लुकिंग, चिज़ल्ड यंग लड़का, और लग ही नहीं रहा था कोई हिंदुस्तानी लड़का होगा। दो उसके और ऑस्ट्रेलियन दोस्त आए हुए थे, तो ये हा हा हु ये सब चल रहा था बाकी लोगों के साथ, तो ऑब्वियसली ही न्यू एवरीबॉडी एल्स, आई वाज अ न्यू एंट्रेंट। तो गया मैं, तो पता नहीं कुछ हो गया हम दोनों का, कुछ क्लिक हो गया, मतलब दिल दिमाग सब मिल गए। तो उसके बाद तो घमासान होती गई दोस्ती, वो होती गई अरे होती वाह। गई। तो जो खाना लेके गया था उसने भी खाया, सबने खाया, बातें बातें हुई, हाँ, और इस तरीके से उसके साथ दोस्ती हुई थी। बहुत मैं भटक गया, मैं आपने हाँ, question सॉरी, किया। आप ये बता रहे थे कि मतलब जो शुरुआत में आप मतलब किस तरीके से वो जो पीरियड था मुंबई में आने का, हाँ तो और वो, रणदीप हाँ हुड्डा, हाँ, तो वो किस्सा। हाँ, रणदीप ने बुलाया, मुझे, और तभी नया नया टेक अवे खोला था मैंने यहाँ पे प्रीत विहार में, तो यहाँ पे भी नौकरी छोड़ दी थी। तो एक वाह। थिएटर का एक पुराना दोस्त मिल गया, 7-8 साल में बताता हूँ, बीच में जब ऑस्ट्रेलिया चला गया था, तो 1 साल कुछ तो कोई एमेच्योर थिएटर कंपनी थी वहाँ, उनके साथ कुछ करने की कोशिश करी मैंने, वो प्ले हुआ नहीं। फिर मैंने कहा यार अभी ये छोड़ो, जो करने आए हो ना वो करो। मैं MIB करने गया था, मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस। तो कहा इस पे ध्यान लगाओ थोड़ा, पार्ट टाइम नौकरी भी करोगे, थिएटर भी करोगे, यूनिवर्सिटी भी जाओगे, तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो 7-8 साल छूट गया था। ये रणदीप पहले आ गए थे मुझसे वापस इंडिया, तो ये इनरोड्स कर चुके थे, नसीर भाई मिल गए थे, मॉटली में काम करना शुरू कर दिए थे, और फिर राम गोपाल वर्मा जी मिल गए थे, तो वो लॉन्च कर रहे थे इसको। तो ऐसा एक कॉल आया, मेरे साथ टच में रहता था हमेशा वो। अच्छा। तो मैं तब तक जब दिल्ली आ गया था, तो इसका मुंबई से कॉल आया कि यार मुझे एक फिल्म मिल गई डेब्यू करने के लिए, और राम गोपाल वर्मा उस टाइम मतलब बहुत बड़ी चीज़। मतलब बहुत बड़ी, और मुझे लॉन्च कर रहे हैं, और इसमें बहुत कमाल कमाल के रोल्स हैं। तो फ्लाइट, वो ऐसी बात करता है वो, कि जो करना है इंस्टेंट कर, कि अभी आ जा, मतलब अभी फ़ोन कर रहा है, कह रहा अभी आ जा। मैंने कहा अरे भाई अभी टेक अवे खोला है यहाँ पे, है ना, तंदूर गरम तो होने दे भाई। तो अभी 3-4 महीने हुए हैं। तो उसने मारा एक डायलॉग कि देख लो भाई कि हाउ बैडली यू नीड इट। अच्छा, बैडली तो मतलब है, नीड तो बैड ही है भाई, एक्टर बनना है, एक्टिंग करनी है। तो टिकट खरीदी, आ गए, तो 1 महीना उसके साथ ही रहा मैं। तो बड़ा प्यारा सा वो वापस से रिवाइव हो गया, वो कल्चर जो था ना, क्रिएटिविटी का, डिस्कशन, स्क्रिप्ट, ये वो, कास्टिंग, कॉस्ट्यूम, कपड़े क्या पहनेंगे, हेयर स्टाइल क्या होगा, कौन सी मूछ लगाऊंगा, कौन से ही क्या करूंगा, यही सब तो करना था भाई। मन तो यही था करने का। और तब तक मैं कुछ थिएटर वापस चालू कर चुका था दिल्ली में भी, तो कुछ हुआ नहीं यहाँ पे, और मैं वापस चला गया। फिल्म चली नहीं आगे, जो डी थी उसकी डेब्यू फिल्म, मतलब मेरा कुछ नहीं हुआ उसके अंदर। मैं वापस गया ना, तो अब मतलब सर, मुंबई और फिल्म इंडस्ट्री एक बार चख लेना आदमी, फिर बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है। वापस कहाँ गए? दिल्ली की कानपुर? दिल्ली आया वापस, हाँ। और अब टेक अवे खोला, अब उसमें चितना लगे। लेकिन थैंक गॉड एक पार्टनर था, मैंने उसको बोला भाई एक दिन, मैंने कहा भाई साहब आप चलाइए, और चल जाए अगर भाई, तो 15-20 हज़ार रुपये महीना भेज दिया करना। हाँ। है ना, कि मतलब बम्बई जा रहा हूँ, महंगा शहर है, कुछ खाने वाने का हो जाए जुगाड़, क्योंकि स्ट्रगल तो होगा वहाँ लंबा, मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली वो हुआ नहीं जो मैंने सोचा था, वो टेक अवे बंद हो गया। लेकिन अब खून चख लिया था, तो मैं चला गया फिर।
तो फिर एक और दोस्त था वहाँ, वो पहले से सेटल था वहाँ पे, वो भी एक्टिंग में था और वो टीवी कर रहा था, बट किसी का मेरे पास तो होते नहीं थे पैसे, तो उसके बाद थोड़े बहुत होते थे। तो हम लोग फिर, आप अगर जानते हैं, 4 बंगला महाड़ा चौल, बिल्कुल छोटी छोटी सोसाइटी चौल वाली बनी है, करेक्ट। तो 3-4 महीना वहाँ रहा। उस टाइम जो है ना, नॉट टू से एनीथिंग बैड अगेंस्ट एनी प्रोफेशन, बट उस टाइम 4 बंगला महाड़ा में बहुत सारे ये सब डांस बार ये सब हुआ करते थे उन दिनों में। ये बात कर रहा हूँ मैं आपको 2004 की। तो वो जो एक एक जो कल्चर था ना वहाँ पे रहने का, लोगों का, 3-4 महीने का, मुझे ऐसा लगा कि यार या तो तू ये कर ले, या तो यही बन जा तू। तो अगर तू एक्टिंग करने आया यहाँ पे ना, और वो उधर जाना है तुझे, तो भाई फिर वैसे लोगों के बीच रहे, क्योंकि यू आर प्रोडक्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट एंड इट विल सूनर और लेटर स्टार्ट अफेक्टिंग यू। तो फिर मैंने कहा यार ये एक्टर दोस्तों से दोस्ती कर, पृथ्वी थिएटर जा, ये कर वो कर। तो फिर मैंने उसको बोला कि भाई एक काम करते हैं, यहाँ पे इतना किराया दे रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा दूर चले जाते हैं यहाँ से, मलाड चले जाते हैं, इतना ही छोटा घर ले लेते हैं, लेकिन एक सोसाइटी में लेते हैं जहाँ पे अपार्टमेंट टाइप की कोई चीज़ हो, तो फिर वहाँ रहना शुरू कर दिया। या ये 1-1.5 साल तक स्ट्रगल नहीं, ये 6-7-8 महीने तक स्ट्रगल चल ही रहा था इस टाइप का। फिर इन्होंने मुझे कर दिया कहीं रेकमेंड, रणदीप ने, तनुजा चंद्रा को, और ये फिल्म बना रही थी इंग्लिश में, और लीड ढूंढ रही थी फिल्म का प्रोटैगनिस्ट, और हीरोइन थी महिमा चौधरी, अनुपम खेर साहब, न्यूयॉर्क में शूट। अरे वाह। तो रैंडम कुछ तो फ़ोन कॉल आया, इनसे कहीं मिला हूँगा मैं तनुजा जी से, या पता नहीं, इतना याद नहीं मुझे कि कहाँ पहले मिला था कि नहीं मिला था, लेकिन एक फ़ोन कॉल आया, तनुजा चंद्रा कॉलिंग। हाँ, मैंने इनको फ़ोन किया था कि ऐसे ऐसे मुझे बोला गया आपको कॉल करने को, तो रणदीप ने ही मुझे रेकमेंड किया था और कॉल करने को। तो आप आई हर्ड दैट यू लुकिंग फॉर लीड इन योर फिल्म। तो फिर उनको ऑडिशन दिया, उसमें हो गया, कुछ 50,000 रुपये मिले थे काम करने के फिल्म के। वाह। बड़ा बहुत कमाल का किस्सा है। मैं गया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जब, तो उसमें लिखा था $2,500। तो मैंने पढ़ा, मैं कहा ये पर डे है। ओह। तो जो उनका था, वो जो लीगल एड था, एडवाइजर जो भी है, वो हंसने लग गया। वो पर डे नहीं है, पूरी फिल्म का है, टोटल। टोटल है। मैं नहीं कोई बात नहीं, चलेगा, मजाक कर रहा था मैं ऐसे। फिर मेरे जो छोटा भाई है वो ऑस्ट्रेलिया जा चुका था, तो माता पिता जो है कानपुर में रह रहे थे तब तक, अकेले हो गए वो। तो मैंने कहा आप लोग एक काम करो, कानपुर में अकेले रह रहे हो, क्या मतलब चक्कर है, आ जाओ आप लोग मुंबई आ जाओ, सब साथ में रहेंगे। तो इसलिए मुझे ना कभी उस चीज़ का इशू नहीं हुआ। तो जब वो आ गए तो घर तो हो ही गया। पूरी फैमिली तब से तो बॉम्बे मेरा में ही भाई बहुत साल रहा, अब वो भी आ गया वापस। तो हम लोग क्या है कि इकट्ठे एक घर में नहीं रहते, बट आसपास में ही रहते हैं। बहुत बढ़िया। तो वो मुझे कभी भी उस रोज़मर्रा के खर्चों की हमेशा प्रॉब्लम होती थी। तो मैं कभी पिताजी से 200-300 रुपये मांग लिए, कभी माता जी से 200-300 रुपये ले लिए, इतने चाहिए होते थे सर। एक पैकेट सिगरेट का, है ना, शाम को थोड़ा छोटा छोटा लवली, और और 100-150 रुपये रिक्शे का भाड़ा, और क्या चाहिए होता है आपको। घर में खाना, दाल वाल तो चावल बन ही जाते थे। जिसको समझना है छोटे छोटे लवली क्या है, उसको समझ में आ गया, और जिनको नहीं मालूम है उन्हें बताने की जरूरत नहीं। मुंबई में एक टर्मिनोलॉजी बहुत फेमस है। क्या? बच्चा। अच्छा, ये तो मैं एक बच्चा दे दो है। तो छोटा सा निकाल के दे दे, वो किसका बच्चा, तो फिर आप कंपनी का नाम बताओ। तो नई चीज बता रहे हैं आप। हाँ, बच्चा दे दो। क्यों भाई? तो वो जो आपका सवाल था ना, मुझे कम से कम इस चीज की प्रॉब्लम नहीं हुई कभी भी कि घर की याद आ रही है। घर की याद, वो होम सिकनेस, एक्चुअली होम सिकनेस जो है सर, वो बहुत साल पहले ख़त्म हो गई थी, क्योंकि 12वीं के बाद तो हमेशा घर से दूर ही रहा मैं। तो कॉलेज भी दिल्ली में किया, फिर मेलबर्न चला गया, 4-5 साल वहाँ रहा। फिर जब वापस भी आया तो बड़े उससे आया जोश से कि यार पिता,
जैसे आप तिकड़म के बारे में बात कर रहे थे ना पहले कि बाप जो है ना, बाप के साथ बेटों की ना वो जुड़ती नहीं है कभी, बहुत मुश्किल से जुड़ती है, क्योंकि वो होते ही नहीं है घर में। होते भी हैं तो हेड ऑफ द फैमिली टाइप बिहेव करते हैं, यू नो। इमोशनल साइड, मेरे पिताजी तो एक्चुअली थोड़ा शाम के वक्त कभी लवली लगाने के बाद कभी कभी हो जाते थे इमोशनल, लेकिन यूजुअली होता नहीं है ऐसे, यू नो। तो आप क्या है ना, वो माँ के साथ बहुत अच्छा कनेक्ट होता है, पिताजी के साथ वैसा बन ही नहीं पाता है कभी। तो जब मैं बाहर था ना, तब मुझे ये बड़ी याद आती थी कि यार ये कनेक्ट तो बनना चाहिए, यू नो। कि और इसी चक्कर में मुझे लगता है, अब तो मैं खुद बाप बन गया तो मैं इस बात को ज़्यादा अच्छे से समझ सकता हूँ कि वो तो बाप पिताजी जो लोग हैं ना, वो थोड़े लोनली भी हो जाते होंगे यार, यू नो, क्योंकि ना तो वो दुख दिखा सकते हैं खुल के, ना रो सकते हैं। हाँ। तो मेरे पिताजी तो मुझे जिंदगी भर यही बोलते रहते थे, थोड़ा रिजर्व रहा करो तुम यार। तो वो भी यही ज्ञान दे रहे थे मुझे कि रिजर्व रहो। वो तो मैं जिद्दी आदमी, तो मैं कभी माना नहीं, तो मुझे तो एक तो समझ ही नहीं आया कि रिजर्व रहो क्या है। तो मैं तो अपना हंसना, खाना पीना, यू नो, मस्ती करना, है ना, थोड़ा सा लाउड नाटकबाजी करते रहना, हंसाना लोगों को। मैं उनको प्रॉब्लम थी इस बात से कि तुमको कुछ सीरियसली नहीं लेगा लाइफ में, रिजर्व रहो। वो यही बोलते रहते थे। अब क्या बोलते हैं? अब कुछ नहीं बोलते हैं, अब तो बोलना कि तुम देखो भाई, तुम कर रहे हो अपना जो कर रहे हो, पागल तो तुम थे ही पहले तो अभी तुम पूरा ही पागलपन कर रहे हो, तो करते रहो यार। डांट तो अभी भी लगती है ना सर, बहुत पैसा खर्च कर देते हो यार, कितना बिल आया घर का, इतना अमाउंट बोलने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। तुम पैरों के नीचे जमीन खिसक गई उनके, कह रहे बिल्कुल ही पागल हो तुम यार, तो तुम पैसे की तुमको कोई वो नहीं है, वक्त नहीं है। मेरे एक्चुअली हाथ में रुकता भी नहीं, मुझे खराब लगते हैं पैसे अकाउंट में ज्यादा हो जाते हैं ना जब, तो फिर मैं आओ दोस्तों, अच्छा, उड़ा देते हैं। लवली के अलावा और क्या करते हैं पैसों का? मैं जैसे मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम है, तो दोस्ती यारी में जब कुछ देना पड़ता है, यू नो, तो मैं फिर वो सोच के देता हूँ कि ये आएंगे नहीं कभी वापस, कि आप मान के पैसा देते हैं? मैं वरना देता ही नहीं। अगर मेरे पास है तो मैं दे दूंगा, और अगर दे दूंगा तो ये मुझे तय पता है कि ये भूल जाओ, ये कभी नहीं आएंगे वापस। और अगर इस चक्कर में पड़े तुम महाजन बनने के, तो दिक्कत ही है। हाँ, तो फिर मतलब फिर दो ही मत। अगर दोस्ती यारी नहीं खोनी है तो फिर दो ही मत, यू नो। और ये सब चक्कर मत पड़ो कि यार उस दिन दिए थे, कब देगा वापस। वो ह्यूमन कंडीशन है सर, वो खराब ही होते रहेंगे रिश्ते। और फिर भटक गया मैं, क्या बोल रहा था। हाँ, तो पिताजी के साथ मैंने बोला कि वापस आऊँगा और बाप के साथ काम करूँगा कुछ। तो मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आया, कानपुर गया, 1 साल पिताजी के साथ काम किया। क्या काम था? ये FMCG का, डिस्ट्रीब्यूशन का, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स वगैरह, फलाना ढिमकाना। बड़े मज़े आते थे सर। मारुति 800 होती थी, उसमें रखता था डब्बे, और एक मेरे कज़न बड़े भाई थे, तो बजाज की मुझे वो दिलवाई थी उन्होंने, डिस्ट्रीब्यूटरशिप। कौन से साल की बात है ये सब? ये है 2001। गजब है। 2001 में लू में, बरसात में, आप कानपुर के समझ ही सकते हैं ना क्या हालत होती है, एक्सट्रीम वेदर। बारिशों में मैं और मेरे एक भैया होते थे, प्रवीण भैया, हम दोनों मारुति 800 में, पीछे डब्बे, 2 आदमी सामने, मैं गाड़ी चलाता था, और हर दुकान 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 यही करते थे। दिन भर टूरिंग करते थे, सामान डालते थे कभी गुंडाई से डालते थे, कभी प्यार से पुचकार के डालते थे। आपको पता ही है कैसा होता है बिजनेस FMCG का। और ये कलेक्शन लेते थे, कि किसी ने बोला कि 10,000 देगा, लेकिन 5 ही दिया, चल कोई नहीं, 2 डब्बे और रख ले तू। अच्छा। तो जबरदस्ती पुश सेल्स जो होता है ना, एक कॉन्सेप्ट, उसमें माहिर थे मेरे भाई, और मार्केटिंग के एक्सपर्ट थे वो। और शाम को जैसे ही थके हारे 2 मजदूर टाइप के लोग, ठीक है ना, एक ठंडी ठंडी एक बियर पकड़ी, गए घर पे खाना सुबह, फिर वही। तो मुझे
मज़ा तो बहुत आ रहा था, फिर मुझे लगा यार ये कहीं जाएगा नहीं ये मामला। हाँ, अब फिर तुम यार खुश नहीं हो, हाँ, तुम किसी काम को करके खुश ही नहीं होते हो। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें जो है ना, ये जो मेरी नाखुशी थी हाँ, एक 30 साल की उम्र तक हर काम को करने में, वो यहीं लेके आ रही थी सर, एक्टिंग में। समझ गया मैं। तो वो कहीं सेटल ही नहीं होने दे रही थी। इससे पहले कि हम एक्टिंग के बारे में और डिटेल में बात करें, मैं कुछ समय कानपुर के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि आपने बहुत जल्दी कानपुर छोड़ तो दिया, लेकिन वो एक कानपुरिया अंदाज जी, वो आप अभी भी कैरी कर रहे हैं। आपके शब्दों के चयन में, बात करने के तरीके में, लहजे में, सब कानपुर दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हुआ? मतलब आप चाहते तो आप मराठी एक आउटलुक भी रख लेते, एक थोड़ा सा न्यूट्रल आउटलुक भी रख लेते, शब्दों को बोलने का तरीका, या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के शहर और ख़ास तौर से कानपुर जैसे शहर अपनी एक ऐसी अमिट छाप छोड़ देते हैं? यही बात है सर, यही बात है। ये सर, मैं कानपुर तो निकल ही नहीं सकता ना अंदर से। वो तो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, पैदा वहीं हुआ, बड़ा वहीं हुआ। दुनिया के जो बेस्ट दोस्त होते हैं मेरे हिसाब से, जो अच्छे सच्चे दोस्त बनते हैं, वो स्कूल में ही बनते हैं। स्कूल कौन सा था? शिलिंग हाउस स्कूल। अच्छा। और वो स्कूल में ही बनते हैं, और वो नहीं छूट सकता है सर, वो छूट ही नहीं सकता। वो गलियाँ, वो हर गली की एक अलग स्मेल, हर गली का एक नया खाना। और उस सुबह सुबह उठ के सॉकर खेलने जाना, क्रिकेट खेलने जाना, वो आप तो मतलब वहाँ तो आप बड़े हो रहे हो ना, वो कैसे जाएगा आपके। मेरे तो आपको हंसी आएगी, मेरे पिताजी आए एयरपोर्ट पे लेने, जब मैं वापस आया ऑस्ट्रेलिया से तो मैं बाहर निकला, एक तो अंदर चल रही थी लड़ाई बहुत भयंकर कस्टम वालों से। तो स्टूडेंट को जो है ना, वो एक लैपटॉप लाना अलाउड होता है वापस। वो उनको लगा कि हमको नॉलेज ही नहीं इस बात की, तो लाने ना दें तो मैं भी ना दूं पैसे, और ना लैपटॉप दूं। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि ये है लैपटॉप, इसको क्या करता हूँ कि तोड़ देता हूँ, ना तेरा ना मेरा। अब उसने बोला अरे ले जा भाई, तू ले जा, तोड़ वोड़ मत। तो इस चक्कर में जो है ना 2 घंटे लग गए अंदर। अब बेचारे पिताजी माताजी सब बाहर, और बाय द वे रणदीप भी बाहर वेट कर रहा था। अच्छा। और दोनों को पता ही नहीं कि दोनों लेने आए हैं। कौन सा एयरपोर्ट है ये? ये अपने दिल्ली वाला। और मैं बाहर आया तो पापा दिखे, तो पापा मम्मी दिखे, तो मैंने बोला और पापा क्या चल रहा है? मेरा बाप तो डिप्रेशन में चला गया सर। कि इसको ऑस्ट्रेलिया भेजा। सीधे मेरी माँ से बोला उन्होंने कि ये देखो, ये ऑस्ट्रेलिया रह के आया है, क्या चल रहा है बोल रहा है। और उधर रणदीप बोल रहा है कि यार बहुत बहुत बढ़िया कहीं पार्टी है ना। हम भी मिले बहुत टाइम के बाद ना, तो बोले बहुत बढ़िया पार्टी, चल चल वहाँ पे। मैंने कहा भाई माँ बाप आए हुए हैं, सालों बाद मिल रहा हूँ, पार्टी में कैसे चले जाऊँगा तुम्हारे साथ यार। तो उसने रिक्वेस्ट भी किया, तो पापा ने बोला नहीं यार क्या बात कर रहे हो, पार्टी में कैसे चला जाएगा, अभी हम लोग मिलने आए। ऊपर से बोल रहा क्या चल रहा है, पहले डिप्रेशन से तो बाहर निकलूं मैं। तो वो कानपुर नहीं निकल सकता है सर, वो नहीं निकल सकता है। और वो आप एक बीच में एक फेज आया था, और हर उम्र भी कम थी ना, दिमाग भी कम था, तो बाहर जाते तो इंग्लिश बोलनी आती नहीं थी, इंग्लिश बोलनी सीखे वहाँ पे। अब अंग्रेजों के साथ तो बोलनी पड़ेगी, वो हिंदी में तो बात नहीं करेंगे। तो एक्सेंट भी वही आ गया है, गिडाई माइट हैज इट गोइंग, इस टाइप का, हवाया टाइप की बातें करने लग गया मैं। तो वापस आया तो अब किसी को समझ ही ना है। तो मैंने कहा भाई ये मतलब औकात में आ जाओ यार, हिंदुस्तान आ गई क्या, हवाया। मैं पहली बार जब टैक्सी वाले ने, जब पहले दिन वहां पहुंचा मेलबर्न में, टैक्सी में बैठा, टैक्सी वाले ने बोला गिडाई माइट हवाया। तो मुझे लगा पूछ रहा है कि हवा आई। मैंने कहा इसको हिंदी कैसे आती है यार। फिर मैंने बेग योर पार्डन करके बोला कि हाउ आया। मैंने कहा ओ अच्छा, तब समझ में अच्छा नहीं, आई एम गुड। तो इस टाइप का बन गया था मैं, बहुत मुश्किल से। तो ये सब बकवास निकाली मैंने अपने अंदर से कि ज्यादा अंग्रेज मत बनो बे, ठीक है ना, वापस आ गए हो, बिहेव लाइक व्हाट यू रियली आर। और अपने अंदर का कानपुर ना छोड़ो। ये कानपुर और कानपुरई आपको आपके प्रोफेशन में, देखिए कानपुर जो है वो एक शहर नहीं है, एक एटीट्यूड है।
जो मुझे समझ में आता है। 100%। मैंने इस तरीके की बोनमी, एंड इट इज बॉर्डर लाइन इरिटेटिंग ऑल्सो, मैं ये बताता हूँ कि कानपुर के, अच्छा कानपुर वो गली, ये गली, ये गली, मतलब ऐसी बोनमी, मतलब और यूपी का मैंने कोई शहर नहीं देखा है जिसमें लोग एकदम दीवाने हुए चले जा रहे हैं, गुड़ चीटा हुए चले जा रहे हैं अपने शहर को लेकर के। हाँ, लेकिन ये जो एटीट्यूड है, और कुछ नहीं करते हैं वो लोग। हाँ, ना तो शहर के बारे में, ना अपने बारे में। बकैती। हाँ, ना तो शहर साफ रखेंगे, ना अपने आप को साफ रखेंगे। इस टाइप का चल रहा है वहाँ पे। पान की लेकिन पिच। बेस्ट शहर है ये। हाँ, चल रहा भाई सर, है ये एटीट्यूड ही है ये। हाँ, सर आप, मुझे तो ज़्यादा ज्ञान नहीं है हिस्ट्री का, लेकिन जितना थोड़ा बहुत है मुझे, तो बड़े बड़े शूरवीर जो हैं निकले हैं कानपुर से। मतलब आई थिंक सेपॉय म्यूटिनी भी कानपुर से चालू हुआ था, तो ये इनके खून में हम लोगों के सर, है ना। ये हम लोग जब बाहर निकलते हैं कहीं ना, थोड़ा टाइम बाहर बिताते हैं, तब थोड़ा दिमाग जो है कंट्रोल में आता है, वरना ऐसे ही सब हाँ, चल रहा है। हाँ, कि मतलब तुम कौन, हाँ, और वो हम तुम का बड़ा कमाल का चीज है कि हम आ रहे हैं और तुम कब आ रहे हो। हाँ, तो दिल्ली में मेरे जितने रिश्तेदार हैं बहुत चिढ़ाते थे मुझे, हाँ, कि हम कौन, कितने लोग आ रहे हैं। तो यहाँ तो तू चल रहा है। हाँ, सही आप बात। किसी को कानपुर में तू बोल दो तो तू मतलब आप बेइज्जती कर रहे हैं, लड़ाई होने वाली है। हाँ, ये एक्चुअली अपनी ब्यूटी भी है अपने देश की, बहुत प्यार। मतलब जैसे मुंबई में जब पहली बार मैंने ये सुना था ना, हाँ, उफ, दिमाग घूम गया, मैंने क्या कुत्ता हूँ क्या मैं यार। हाँ, हाँ, और मैं एक्चुअली वेटर जो थे रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था पहली बार, इडली डोसा सांभर, हाँ, और बहुत बिजी सा था वो, और वहाँ तो स्टेपल है, मतलब ये इडली विडली ये सब। तो मैंने बोला भाई सुनना, एक्सक्यूज मी, हेलो, अरे भाई साहब, हाँ, सुना ही नहीं उसने। हाँ, सुना ही नहीं उसने। इधर पीछे बैठा था कोई बंदा, उसने तुरंत आया वो। हाँ, मैंने कहा यार बताओ यार, ये सब कल्चरल शॉक्स हैं, ये सब लाइफ के, समझ लो। मतलब यहाँ पे आप कर दो किसी को ऐसे, तो अगर लगा के चल रहा होगा वो, हाँ, तो खत्म कहानी, खत्म हो जाएगा। हाँ। हाँ, तो आपने इसी वजह से सीखा है ये जो आपने महारत हासिल की है अभी ये तो आवाज सर, निकालने में। अभी तो मैं तो अभी भी नहीं कर पाता हूँ सर, मुझे तो बहुत ही बुरा। हाँ, इट इज वेरी डिस्गस्टिंग है। हाँ, वो मेरे को ही डिस्गस्टिंग लगता है वो, कि मतलब ऐसे कैसे डेरोगेटरी टाइप की चीजें कर रहे हो तुम लोगों के साथ। कानपुर की अगर बात वापस घुमा के लाएं तो कानपुर, जब मैंने आपने जो न्यूट्रलिटी की बात करी थी ना, ऐसा नहीं कि मैं वैसे बोलता नहीं या बोल नहीं सकता हूँ। बहुत सारे काम इनसाइड एज से पहले का अगर आप देखेंगे ना, तो बहुत सारे काम जो है उसमें कानपुर डिक्शन नहीं है, वो डिक्शन ही नहीं है, वो एटीट्यूड भी नहीं, वो स्टाइल भी नहीं है। ये वापस से जो है देवेंद्र मिश्रा में जब डाला ना मैंने, तो वापस से जीवित हो गया। देवेंद्र मिश्रा इनसाइड एज वाला वो पूरी तरीके से कानपुरिया कैरेक्टर था, वो एटीट्यूड। इन्होंने एक्चुअली उसको लिखा था मेरठिया। अच्छा। मैंने बोला भाई देखो मैं जहाँ का हूँ ना, तो स्टोरी में क्या फर्क पड़ रहा है उससे, तो वहीं का ही कर दो। एक्चुअली बहुत ही फनी इंसिडेंट है। आधा शूट हो चुका था, तो फिर वो डायलॉग आना था कि हम मेरठिया हैं बे। तो मैंने बोला मेरठिया हैं बे, तो ऐसे तो कोई बोलता भी नहीं मेरा। सही बात है, ठीक है ना। और यही नुआंस नहीं समझते हैं लोग। हाँ, और जो मैं बोल चुका हूँ ना मेरे भाई, वो मेरठ नहीं है, वो कानपुर है। हाँ। तो मैंने अब इनको लगा था कि कानपुर तो नहीं बोल सकते यार, क्योंकि इन्होंने एच ही वैसे किया था कैरेक्टर को। कुछ ज्योग्राफिकल उसका एस्टैब्लिशमेंट हो चुका था कि कानपुर अनपुर से हम लोग गंगा किनारे वाला बोल देता हूँ। तो गंगा किनारे में निकाल दी मैंने गाड़ी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि ये तो सेमी डिक्शन है ना पूरे यूपी का। बहुत लोगों को ये लगता है कि सब पूरे बिहार में एक ही डिक्शन चल रहा है, ये तो सबसे बड़ी चल रहा है। ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है, और इसके बारे में भी अभी बात करेंगे कि किस तरीके से मुंबई में बैठे हुए लोग यूपी और बिहार को कैसे इमेजिन करते हैं। जैसे कि भोजपुरी मतलब पूरा यूपी, नोएडा ऑनवर्ड्स। सर एक्चुअली आपको एक चीज भोजपुरी बोल रहा है। ये मैंने एक फिल्म करी थी जिसमें आई प्लेड महाराष्ट्रन फ्रॉम सातारा, इफ यू नो सातारा। वहाँ सर हमारे सारे स्टेट्स में यही है, ये हम लोग की गलतफहमी है बहुत। 1600 डायलेक्ट हैं कुछ इस देश में, वो कहाँ से आ रहे हैं? वो तो स्टेट के अंदर ही 24-25 डायलेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। जैसे सातारा में जब इन्होंने मुझे मराठी बोलने सिखा रहे थे ये,
तो जो डिक्शन कोच आए थे तो वो शहरी थे, तो मेरे साथ जो को एक्टर्स थे वो सातारा के थे, गांव के, तो वो अलग महाराष्ट्रन बोल रहे थे, मराठी बोल रहे थे, ये अलग सिखा रहे थे मुझे। तो इन्होंने मेरा जो कंफ्यूजन किया मेरे दिमाग में, मतलब विस्फोट हो गया था कि मैं सीन में जाने से पहले कह रहा नहीं नहीं ये गलत बोल रहा है, ये ऐसा नहीं बोलते उधर, ऐसा बोलते हैं। मैंने कहा भाई डिसाइड कर लो डिसाइड कर लो। उस चक्कर में आप एक तो वैसे ही मेरा जो आदत है थोड़ी स्पॉन्टेनिटी में काम करना, इम्प्रोवाइज करके करना, ऊपर से भाषा नहीं आती तो मेरे को तो ऐसा लगने लग जाता कि मैं घुटन हो रही, मर जाऊंगा, यू नो। और ऊपर से तुम लोग और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो भाई, डिसाइड करके बता दो क्या बोलना क्या नहीं बोलना। तो ये एक्चुअली हर स्टेट में है ब्रदर, सब में है। हाँ हर जगह है। मुझे आप ये बताइए, जो सवाल मैं पूछना चाह रहा था कि दैट एटीट्यूड कॉल कानपुर, वो आप जब अपने प्रोफेशन में तमाम चीज़ें कर रहे थे तो आपने वो कौन कौन से ऐसे सिचुएशंस थे आपके लाइफ में कि आपको एकदम से मन में ये हुआ कि अड़ा, मतलब वो होता है ना कि अब बहुत हुआ सम्मान, अब और नहीं सुनेंगे सर। अब मतलब मैं वैसी बदनाम हूँ, लेकिन अब ये तो सच्चाई वाला शो क्योंकि है, ये पर्सनालिटी टाइप है आपका, ये सच्चाई वाला शो है तो मैं हाँ। झूठ भी नहीं बोल सकता। हाँ। तो ये तो कभी गया ही नहीं ना सर, ये तो जाना ही नहीं चाहिए, ये तो लाइफ लाइन है। और मैं आपको सच बताऊं, मुझे यकीन है इस बात का कि इसी चक्कर में जो है ना, एक अपना जो मैंने अपने अंदर जो एक वो ऑनेस्टी है ना काम के प्रति, लाइफ के प्रति, यू नो, वो एक दूसरे का पूरक है वो। इट मतलब माय रियल लाइफ एंड माय रियल लाइफ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, otherwise how will you do it? It's not going to be possible at all to, you know, कि आप रियल लाइफ में कुछ और हैं और रियल लाइफ में आप इतना स्ट्रेंथ दिखा पा रहे हैं और इतना ये सब कर पा रहे हैं, यू नो। और मुझे तो सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स मेरे लिए पता क्या लगते हैं कि जब कोई चाहने वाले मिलते हैं ना, इधर उधर कहीं सड़क पे मिल गए, एयरपोर्ट पे मिल गए, तो वो बोलते हैं कि अरे आई इमेजिन्ड यू वुड बी मच बिगर एंड टॉलर। अच्छा। या एंड आई थिंक सर, नाउ दैट आई एम टॉकिंग टू यू, दैट कम्स फ्रॉम दिस फैक्ट, ये जो कानपुर एटीट्यूड है, यू नो। और ये ज़रूरी है सर, ये ज़रूरी है। और मुझे लगता नहीं कि इसके ऊपर मैंने कभी काम किया है, ये है तो ये उसी धरती से ये, बस आपने उसको मरने नहीं दिया है। और मैं अब जाके हाल फिलहाल में आई एम अवेयर ऑफ इट, सो आई कैन यूज इट बेटर नाउ इन माय क्राफ्ट, यू नो। समझ गया। लाइक इन तिकड़म आल्सो I have my voices over the years become heavier because of me being able to use it like that, you know. मैं इसको पतला करके भी बोल सकता हूँ। मैंने तिकड़म में ट्राई किया है वो कि वॉइस पे भी काम किया जाए, क्योंकि ये आवाज में अगर वो मतलब प्रकाश बोलेगा तो फिर वो भी गुंडा ही ना लगने लग जाए। सही बात है, सही बात है। हाँ, आप दिखा रहे हैं बिल्कुल लाचार बाप। हाँ, तो वो मैंने चिड़िया वाला जो है ना, वो मैंने आवाज जो है ना, मैं कमी नहीं हो रही थी। हाँ। तो वो बार बार टेक दिया है मैंने वो कि नहीं 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 गलत है, ये गलत है, ये साउंड क्वालिटी गलत है, हाँ। यू नो। तो वो फाइनली फिर पतली करके कुछ तो करके कहीं ऊपर से बोल के कुछ किया है मैंने। जैसे वो क्या डायलॉग है, चिड़िया भी जब जाती है, चिड़िया जाती है ना खाना लेने बच्चों के लिए जाती है ना, वैसे मुझे भी जाना पड़ेगा ना। बहुत खूब, यू नो, तो वो करना ही पड़ेगा ना। व्हाट लवली मॉड्यूलेशन। अभी आप सोचो मैं ऐसे बोलूँ चिड़िया आती है ना तो कोई मानेगा ही नहीं यार कि ये शरीफ आदमी है, यू नो। तो ये ओवर द इयर्स प्रैक्टिस कर करके ये सब। और हमारे यहाँ सर ज्यादा वॉइस पे काम करते नहीं। वॉइस इज एन अमेजिंग टूल, इट्स एन अमेजिंग टूल, बहुत जबरदस्त टूल है। बट एटीट्यूड जो है ना सर, वो तो कानपुर की देन है, कानपुर वासियों की देन है। और मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत बड़ा एहसान किया मेरे ऊपर। हाँ, लेकिन अब मैं इसी चीज के एक नेगेटिव ट्रेट भी है, हर जगह ये ले करके चलना कि हम तो ऐसे ही हैं, हम तो ये है वो, दिस होल
तड़ी जिसे कहा जाता है ना, ये तड़ी लेकर के घूमना, इस तड़ी से नुकसान भी हुआ होगा, बिकॉज दिस इज एन एटीट्यूड विच मे नॉट बी रिक्वायर्ड एवरीवेयर। सर बहुत नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है, और वो नुकसान आपको ना मेरे ख्याल से वो पता नहीं चलता है, उसका रेपरकशन बाद में पता चलता है बहुत, यू नो, वो बाद में एक तो मैं वैसे ही आई थिंक थोड़ा सा अग्रेसिव तो नहीं बोलूँगा, वो क्या शब्द है, कैसे, अक्खड़। हाँ नहीं, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक थिन लाइन होती है, समझ गया मैं। जो कि कभी कभी क्रॉस हो जाती है, यू नो, वो गलत जगह चली जाती है, और एक जो टोनैलिटी होती है, यू नो, टोनैलिटी, आप, मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि अभी यही बात तुम आराम से भी तो कर सकते थे यार, यू नो, लेकिन वो निकल जाता है हाँ। और मतलब, लेकिन मैं ना दिल में नहीं रखता सर, कभी कुछ भी, कभी भी नहीं रखा मैंने वो। जो लोग मुझे जानते हैं और उनसे अगर आप पूछिएगा कभी, तो ऐसे गुस्सा भी आएगा ना, तो वो गुस्सा नहीं होता है, वो आई थिंक मेरे खुद के अंदर की झेप या फ्रस्ट्रेशन होती है, यू नो, कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी दूसरे को निकाल दी, और फिर मैं सॉरी भी बोल दूंगा, वापस भी आ जाऊंगा उसमें, लेकिन आप सही कह रहे हो, वो आई थिंक वो एटीट्यूड प्लस आपका एक जो रियल नेचर है ना, उसका मिक्सचर है वो, उससे आपको उससे नुकसान हुआ है? उससे होते हैं लोगों की दो, सर आर प्रोफेशन, वी आर डीलिंग विद पीपल, यू नो, एंड एनी विच वेज इन लाइफ यू हैव टू डील विद पीपल ओनली। वो तो ठीक है, कॉमर्स में पढ़ लिया कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है ना, वो एक अलग एंटिटी है वो, हाँ। अरे वो थोड़ी ना सांस वांस ले रही है, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंटिटी तो लोग ही चला रहे हैं ना, तो लाइफ तो में तो लोग ही आपकी जिंदगी को आगे या नीचे करेंगे, तो ये बहुत पावरफुल चीज़ है, इसको अभी मैं थोड़ा सा समझने लग गया हूँ चीज़ें, कि कंट्रोल इट ब्रदर, कंट्रोल इट, है ना, बिकॉज या तो सच बोल दो, सच बोलने का भी एक टोन होना चाहिए, यू नो, उसमें चिल्लाने की और बदतमीजी करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, फिर क्या है कि कम से कम आपको तो बुरा नहीं लगेगा कि आई कुड हैव सेड इट इन अ बेटर वे। तो आपने वो टेम किया है अपने आप को? हाँ, वो टेम किया है, थोड़ा इसका और इसका तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश की है। कर रहा हूँ अभी। अच्छा, अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस, निकल जाता है, हो जाता है बीच बीच में। हाँ। क्या इसकी वजह से कभी काम पर फर्क पड़ा है? देखिए, पर्सनल रिलेशनशिप्स में जो दोस्त हैं वो तो ये जानेंगे ही कि ये ऐसा है, दिल से बुरा नहीं है, लेकिन काम पर फर्क पड़ा है? सर कभी नहीं पड़ा है, कि जैसे कोई काम आते आते रुक गया? नहीं सर, फॉर्चुनेटली कभी नहीं पड़ा है, मतलब क्योंकि मैं विद अटर कॉन्फिडेंस ये बोल सकता हूँ कि जिन भी लोगों के साथ मैंने काम किया है ना सर, वो मुझे हमेशा रिपीट करना चाहेंगे, हमेशा, क्योंकि वो उस स्पेस में जाके वो मेरे लिए बहुत पायस जगह है सर, यू नो, बहुत पायस जगह। वो इसलिए नहीं कि वहाँ से जीवन यापन चल रहा है, वो आपको जो पहले बोला था ना कि वो कि इतना काम करने में जब ये लगने लग गया ना कि ये काम हो गया है, तो प्रॉब्लम होने लग गई। करेक्ट, यू नो, तो वही तो करने के लिए पैदा हुआ हूँ मैं, वही तो मिला है इतने सालों के बाद, वहाँ पे बदतमीजी नहीं कर सकता मैं। ये जरूर हुआ है कि मतलब क्रिएटिव बहस हो गई, या अक्खड़पने में, मतलब उसकी कॉन्फिडेंस में कैरेक्टर के कि भाई मुझे समझ में आ गया मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ नहीं करूँगा, भले ही आपको सही लग रही है। या फिर ये भी कहा है मैंने कि एक अपने तरीके से करवा लो, एक मेरे तरीके से देख लो करके, यू नो, तो ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, वो तो क्रिएटिव प्रोसेस है सर, उसमें तो यू कांट गिव इन, नो। करेक्ट। तो क्या होता है ना कि एक टाइम के बाद, मतलब मान लो आप 5-10 शिफ्टें कर चुके हो, मतलब दिन कर चुके हो वो काम कैरेक्टर का, तो हम भी मतलब थोड़े इंटेलिजेंट हैं एक्टर, ऐसा नहीं है, हमें भी मालूम है भाई, हमें भी समझ में आ जाता है कि कहाँ गलत। अब जैसे इनसाइड एज में अगर आप मैं मेरठ का हूँ बोल देते तो खिल्ली उड़ाते लोग। इनसाइड एज में तो सर मैंने सुनी ही नहीं किसी की, लेकिन वो बहुत बिग बजट प्रोडक्शन था, इतना प्यारा फ्रेमवर्क, मैंने उनको यही बोला, यू नो, और करण अंशुमन जो है वो तो मेरी बात समझ गया था, वो जो राइटर थे वो थोड़ा बिफर जाते थे कि यार मैं जो लाइनें लिखा हूँ ये बोलता ही नहीं, खुद ही अपना कुछ बोले चला जा रहा है। हाँ।
उसका कंसर्न ठीक था, मैं समझता हूँ उसका हम्म। कंसर्न कि अरे यार तुम्हारे ऊपर ही थोड़ी ना बन रहा है शो, हाँ, तो एक शो का एक लय है स्टोरी ना, है, हाँ हाँ। स्टोरी है ना। तो मैं हमेशा ये मैं आश्वासन दे देता था उसको कि भाई देख तेरा फ्रेमवर्क के बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके अंदर मुझे उसके इसको, अंदर हाँ। उसके अंदर भाई मैं वहीं का हूँ हम्म, जो लिखा है तुमने, तो करने दो ना मुझे, हम्म, यू नो। तो उसमें तो बेसिकली वो कैरेक्टर जो था ना हम्म, सर, और मैं जो था एज अ पर्सन, अमित सियाल जो था एज अ पर्सन तब, वो दोनों सिमिलर लोग थे। हम्म, उसकी भी फ्रस्ट्रेशन वही थी जो मेरी चल रही थी, काम नहीं है, हम्म, पूछ ही नहीं रहा है कोई, हम्म, लोग बोल। सबसे बुरा पता क्या लगता है सर, आप मिले किसी से, उसने बोला कमाल का एक्टर है यार, हम्म, तो अंदर से आवाज पता क्या आती है, फिर हम्म, दे दो काम, या तो ये बोलो ही मत, हाँ, यू नो। तो मैंने कर दिया था, नाम नहीं लूंगा उनका, हम्म, अभी उनके साथ बहुत अच्छा है मेरा, और कुछ दो तीन मेरे चुनिंदा डायरेक्टर्स थे उन दिनों के, जब नया नया आया था तो मैं तो उनके पीछे पड़ा रहता था जहाँ पे मिल जाते थे। तो एक बार लिफ्ट में मिल गए थे हम्म, कहीं ऊपर नीचे जाते हुए, तो मैं बोला सर ये देखा आपने मेरा फिल्म होप एंड लिटिल शुगर डेब्यू, हाँ देखा देखा यार बहुत अच्छा काम करते हो, तो दे दीजिए ना काम। हम्म, सीधे बोल दिया। हाँ मैंने कहा तो और क्या बोलेगा आदमी हाँ, यार, हाँ, कि हम्म, अच्छा एक्टर फिर क्या करें, अचार डालने उसका अच्छाई का, हम्म, तो काम मिलना चाहिए ना उससे। तो हाँ वो, लेकिन ये थोड़ा सा डेंजरस चीज़ है, हम्म, वेपन है ये। अभी मैंने कुछ तो इंटरव्यू देखा, कुछ तो जग्गू दादा का, हम्म, उसमें वो बोल रहे हैं कि चाकू छुरी और तलवार आपस में बातें कर रहे थे, चाकू छुरी और तलवार आपस में बातें कर रहे थे कि कौन किसकी चोट सबसे गहरी लगेगी, हम्म। तो शब्द पीछे बैठ के मुस्कुरा रहा था। बहुत खूब, बहुत खूब। समझ रहे क्या हो, बात है। मैंने कहा यार जग्गू हाँ, दादा ये कहाँ कहाँ से ले आते हो आप यार, मतलब कमाल की बात लगी क्या मुझे बात वो। है। शब्द चुभते हैं हाँ सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा घर कर जाते हैं वो। बाप रे, वेरी वेरी सीरियस बातचीत। ये जो आपने अभी बोला ना, वो चीज़ मुझे सोचने पे मजबूर कर रही थी कि अगर मैं इतना अच्छा एक्टर हूँ तो दो ना काम। हम्म। ये वही एटीट्यूड है कि मैं हूँ तो हाँ गिव मी माय राइटफुल, मतलब और हाँ मुझे क्या करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, कि अब क्या करूँ, रोऊं हाँ, मतलब नाचूं क्या सामने आके, हाँ, क्या करूं। बट सर ये आई थिंक सबका प्लाइट होता होगा ना, हम्म। ये सभी लोगों का प्लाइट होता होगा। मतलब इसको लेकर के आप कोई सॉब स्टोरी नहीं बनाएंगे हाँ, और अपने अराउंड। आई थिंक जिनको मैंने बोला भी था उनको भी बुरा नहीं लगा, हम्म, लगा ही नहीं होगा हम्म, कि क्या है मुझे, आप अगर आपको भूख लगी है, आपके पास साधन भी नहीं है भूख मिटाने का, हम्म, है ना, पैसे भी नहीं है, कुछ नहीं है, और आप कोई आदमी खाना खा रहा है आपके सामने, ठीक है ना, तो आपको मांगना ही पड़ेगा ना भाई, हम्म, मांगो ही नहीं तो भूख ही नहीं दिखाओगे तो फिर उसको कैसे पता चलेगा भूख लगी तुम्हें। वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन यहीं पर वो बात आती है ना, आत्मसम्मान। फिर तुमको नहीं दिखाएंगे कि ज्यादा हम कर पर लो, क्या। ज्यादा हाँ, कर लो तो खुद ही लगने लग जाता है कि भिखारी हो क्या बे। हम्म, सी ये ब्रदर, ये आई थिंक ह्यूमन कंडीशन है यार, ये यही सब तो कॉम्प्लेक्सिटीज हम लोग को कंप्लीट करती हैं, यू नो। ये सब चीजें और बहुत मोमेंट टू मोमेंट है ये। हम्म, एक एक दिन वही चीज सही लगेगी, दूसरे दिन वही चीज गलत लगेगी, यू नो। अगर वो किसी मूड में होते जिनको बोला था खराब मूड में, तो उनको यही बात चुभ जाती कि मैंने ठेका उठा रखा क्या बे तुझे काम मिलने का, एक तो तारीफ कर रहा हूँ उसके ऊपर से तुम चढ़े चले जा रहे हो। हाँ, ठेका थोड़ी ना उठा रखा हाँ। है तुम्हारा। मुझे थोड़ा सा दर्शकों को और आप भी बताइए, उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा था जब आपको लग रहा था कि आप योग्य हैं, आपने अपनी योग्यता दिखा भी दी है, लेकिन उसके बाद द फ्रस्ट्रेशन ऑफ वो चीज़ ट्रांसलेट ना होना काम में, उस समय दिमाग में क्या चल रहा था? और ये किस साल की बात है? फंस गए रे ओबामा के मैं बाद। आपको शुरू से बताता हूँ हाँ, क्या हुआ, कि क्योंकि ये छंदों में हुआ है, यू नो, और बहुत कभी कभी की तो बहुत बुरा हुआ है, लेकिन उसी के बाद जो जो
काली लंबी रात थी ना, तो जो सवेरा है उसने हाथ पकड़ के उठाया भी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल होप एंड लिटिल शुगर पहली फिल्म करी सर, 10वें महीने में आदमी को लीड में फिल्म मिल गई है। महिमा चौधरी हीरोइन न्यूयॉर्क में आकर शूट करके आ रहे हो 40 दिन। तनुजा चंद्रा डायरेक्टर है, ठीक सही है बात ना। है। अब आपकी अपने से एक्सपेक्टेशन कहाँ है? हाँ, देखिए। और आप घुस चुके हो, मतलब हाँ। लोग अकल ही नहीं होती थी कि तनुजा चंद्रा मतलब महेश भट्ट भी हैं, वहाँ भी पहुँच सकते हो, विधु विनोद चोपड़ा भी पहुँच सकते हो, कहीं भी पहुँच सकते हो, यू नो। यूटिलाइज ही नहीं कर पाया। और ऐसा लगता था कि ये तो क्या, क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं लोग इतनी। ये बोलते रहते हैं 5-5 6-6 साल से काम नहीं मिल रहा है, 10 साल से यहाँ है, कुछ हुआ नहीं है। यहाँ तो 10वें महीने में आया आदमी है, लीड न्यूयॉर्क। तुम लोग क्या टाइम वेस्ट करते थे, तुम लोग के अंदर है ही नहीं वो। आ ही जाएगी इस टाइप की भावना ना। हाँ। तुम्हें गया वहाँ पे, वहाँ तो ये टैलेंट, वो टैलेंट, टैलेंट इज इन द कार, टैलेंट इज इन द होटल, टैलेंट इज इन ऑन सेट। तो वो बात ही वैसे करते हैं वहाँ पे। तो सर 40 दिन तो आप मतलब राजा धीराज, मतलब रियासत के मालिक, और आगे पीछे घूम रही दुनिया, और ख़त्म हुआ सडनली वापस मुंबई, मलाड का एवरशाइन नगर का अपार्टमेंट छोटा, तो दीवारें देख रहा आदमी, ना खुद जानता है ना पहचानता है, यू नो। तभी आ जानी चाहिए थी अकल कि तुझे सडनली ऊपर वाले ने दिखा दिया कि बेटा उड़ो मत, यू नो। ये है असलियत। हाँ, तब भी नहीं आई। तो मुझे भट्ट साहब ने भी बुलाया, ठीक है ना, मुझे कुछ अच्छा रोल भी दे रहे थे वो। मोहित से बात भी कराई, सूरी से। मोहित सूरी उस टाइम पे अपने पीक में तो बहुत अच्छा फिल्में बना रहे थे, काम कर रहे थे। कैरेक्टर रोल नहीं करूँगा, लीड। अब बताओ क्या कर सकते हैं ऐसे इंसान का। मतलब काम मना किया कि ये मेरे कैरेक्टर के लिए ठीक नहीं है। सर मुझे लगा अपनी नाइविटी में कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में रिलीज हो जाएगी फिल्म। अब हाँ, अब पता ही नहीं है, ये दिमाग ही नहीं गया कि भाई वैसे ही नीश फिल्म है, स्टोरी भी ऐसी वो नहीं है, गाने बजाने वाली बढ़िया स्टोरी है, यू नो। बहुत हार्ड हिटिंग ड्रामा है, और इंग्लिश में है पूरी फिल्म। तो यहाँ कौन देखेगा, यू नो। और जिस तरीके से प्रमोट होनी चाहिए थी वो भी नहीं हुई। तो 4 साल लग गए फिल्म को तो रिलीज होने में, बताइए। तो 4 साल में तो सब बागबानी जितनी थी उखड़ गई, वो बगिया उखड़ गई। जितना एटीट्यूड था, फूल पेड़ जो है वो मुरझा गए सब। और बट चक्कर ये कि मुझे, मेरे साथ जिंदगी में आपसे जो बात कर रहा हूँ ना, मुझे समझ ही में ऐसी आता है। अगर आप मुझे कोई समझा भी देता ना जो मैं बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आता, तब भी नहीं आता। और ये भी कहूँगा कि जो हुआ सही हुआ, और जो हो रहा था सही हो रहा था, क्योंकि द यूनिवर्स वाज गेटिंग मी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट वाज टू कम। तो अगर आपके साथ ये सब नहीं हो रहा है ना सर, आप अच्छा काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप अच्छी एक्टिंग कर सकते हो, अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हो, लेकिन वो डेप्थ जो है ना, वो तो जिंदगी के लाफड़े ही देगी। वो और कोई चीज नहीं। अपने अनुभव से आप सीख करके उसको कोई स्कूल आपको नहीं। मेरे को तो बहुत बार लग रहा बीच में कि यार 7-8 साल यार मेरी एक्चुअली मॉम जो है ना, मेरे से एक दिन बोली, यार मैंने गलती कर दी तुझे ना डरा के, कि छोड़ दे एक्टिंग, थोड़ा फॉल बैक प्लान पे चला जा, एमबी कर ले। कहाँ पता चला बर्बादी हो गई जिंदगी, यू नो। तो मैंने बोला नहीं मम्मी। और एक्चुअली शी वाज द वन हु पुश्ड मी इनटू ऑल ऑफ दिस। अच्छा, शी वाज द वन हु यूज्ड टू टेल मी व्हेन वी वर किड्स, बोथ ब्रदर्स, कि पार्टिसिपेट इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। दैट इज कंप्लीट स्कूल लाइफ, यू नो, नॉट जस्ट इन एकेडमिक्स। पढ़ो भी, स्पोर्ट्स भी करो, ड्रामेटिक्स भी करो, एलोक्यूशन, डिबेट, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करो। मैं स्केचिंग बहुत अच्छी करता था।
और अभी देखो आपसे बात कर रहा हूँ तो याद आया, मैं ये फैसिलिटी ही भूल गया था मैं अपने बारे में। मतलब मैं अगर अभी प्रैक्टिस में होता ना तो आपसे बात करते करते बना देता था भाई। और अब नहीं करते हैं? नहीं, अभी भी ट्राई करूंगा तो हो सकता है कुछ हो जाए। अरे नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी हाँ। अभी नहीं। और तो वो क्या है ना कि मेरा आई थिंक ऑब्जर्वेशन सही है, फोकस में प्रॉब्लम। और बातचीत घूम के वहीं आ रही है कि सेल्फ रिस्पेक्ट में और फॉल्स ईगो में। ईगो भी सही चीज होती है, बुरी नहीं होती, ईगो ड्राइव्स यू, बट फॉल्स ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट वो थोड़ा जब खिचड़ी पक जाती है ना तब गलतियां हो जाती हैं इंसान से। बट लाइफ फॉर सर आई हैव नो रिग्रेट्स, बट समझ गया। मे बी किसी को कुछ शब्द बोल के अगर दिल दुखाया हो उसका रिग्रेट है, वो भी मैं भूल चुका हूँ, पता नहीं किसका क्या दुखाया होगा दिल। और आई एम वेरी श्योर कि वो भी भूल गए होंगे। किसी को मेरे को इतनी इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है कि जिंदगी भर याद पर ये रखें। हुआ है कि दोस्त लोग आकर के या कोई आकर के बोले हों कि आई डिडंट लाइक द वे यू स्पोक टू मी? हुआ है, हाँ। हुआ है। लेकिन दोस्तों के साथ दोस्तों का दोस्त टाइप आदमी हूँ सर मैं। और बहुत मुश्किल से अगर किसी को लगा होगा तो लगा होगा इक्का दुक्का बार, मतलब आई कांट रियली पुट माय फिंगर ऑन इट कि कब हुआ होगा या, लेकिन हुआ तो है। मतलब वो है फीलिंग मेरे अंदर कि कहीं ना कहीं तो तूने वहाँ पे भी गोबर किया होगा दोस्ती में भी। लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ आपको, आपका जो एक जिसे कहते हैं ना कैरेक्टर स्केच जो मन में बन रहा है, आपके अंदर वक्त वक्त पर दोस्तों के लिए मन में ये विचार आता होगा कि आओ लौंडाई की जाए। हाँ, लौंडे की जाए और भरपूर की जाए। हाँ, फिर मतलब वो ये है टेम्परामेंट। हाँ, डिस्काउंटेड रेट पे मत आना भाई कि मतलब 8 बजे चला जाऊंगा, 9 बजे चला जाऊंगा, ये फिर कहीं भी जा सकता है मामला। हाँ, महफिल सजेगी और कब उठेगी फिर उसकी कोई। फिर या तो बोतल रहेगी या तो हम रहेंगे। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। सियाल साहब, ये जो आपने अभी एक फेज बताया था कि मैंने रोल्स रिजेक्ट किए ये सोच करके कि मैं तो अच्छे तैयार रोल के लिए आऊँगा और ये सिलसिला कितना लंबा चला और कब वो व्हेन डिड द पेनी ड्रॉप, कब ये एहसास हुआ कि बीच में मैं फिर भटक गया था। यही एक्चुअली आपने पूछा था मुझसे, तो ये सब चला तो फिर मुझे लगा कि अभी इतना रोना धोना मत करना यार, अब जो गलती हो गई ठीक है ना, अब क्या करेगा। तो तब तक दोस्ती आ रही हुई थी, पृथ्वी थिएटर में आना जाना हो गया था, तो थिएटर के दोस्त ये दोस्त उस टाइप की भी दोस्ती शुरू हो गई। तो मैंने कहा साथ में मिलके कुछ कर लेते हैं, थिएटर वेटर करते हैं। तो फिर मैं यहीं पे किया मुंबई में 2-3 साल थिएटर दबा के। और पता नहीं एक और पैरेलली वो चल रहा था झांका, अजीब सी दुविधा में रहता था मैं कि एड्स नहीं करूँगा। अच्छा, ये भी अच्छे एक्टर एड्स नहीं करते। अच्छा, ये भी एक पोजीशन थी। हाँ, और अच्छे एक्टर अवार्ड नहीं लेते, अच्छे एक्टर ऐड नहीं करते। हाँ। और तो ऐसे एक किस्सा याद है मुझे, ये हमेशा याद रहता है, बाकी तो ऑडिशन जो है वो भूल गया हूँ क्या करे। एक कोई तुम मच्छर भगाने की दवाई थी स्प्रे वाली, उसका ऐड आया था ऑडिशन करने के लिए। तो मैं गया और एक बड़ी अच्छी सी सुशील सी महिला जो है वो एक्सप्लेन कर रही है कि भाई सीन ऐसा है कि शाम के 6 बजने वाले हैं, बजे नहीं, बजने वाले, और आप सोफे पे बैठ के टीवी देख रहे हैं और आपने घड़ी की तरफ देखा, ओ शिट 6 बजने वाले हैं। आपने इधर देखा उधर देखा और वहां से मच्छर आ रहा है। आपने कहा आजा बेटा। और यहाँ से वो उठाई जिसका ऐड था, हाँ, स्प्रे, सब मर गए। अच्छा, मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मैं जरा बाहर थोड़ा प्रिपेयर करके आता हूँ 2 मिनट में। मैं भाग ही लिया वहां से। अच्छा, नहीं किया? ये सब करने के लिए आया तू कि शाम के 6 बजने वाले हैं, वहां से मच्छर आएगा।
तुम मैं ये सब बड़ी हरकतें करता था, बहुत मौज भी मुझे एक्चुअली ना सैडिस्टिक प्लेजर्स भी मिलते थे अपने आप के ऊपर सैडिज्म करने में। हाँ कि मेरी अभी भी है कि सब कुछ सही कैसे चल रहा है इतना, कुछ करो, इंजन हिलाओ, कुछ खराब करो इसमें, उड़ता हुआ तीर ले लो, पकड़ लो। पता नहीं अजीब सा है कुछ अंदर एक मेरे पता नहीं क्या चलता रहता है कि ये कैसे हो सकता है कि सब ठीक हो गया, कुछ करो यार, यू नो। और सर लेकिन वो कमाल की स्ट्रेंथ भी है मेरी कि आप अगर मुझे कुछ लिख के पेश करेंगे ना, कुछ स्क्रिप्ट आई मेरे पास, तो मेरे पास वो स्क्रिप्ट में तो लिखा है, मेरे पास और 40,000 आइडिया होंगे उसके अंदर, और वो कोई बोरोड वो नहीं है एक्सपीरियंसेस, वो सब किए होंगे मैंने, यू नो। तो एक कंप्लीट ये वो वाली लाइफ है कि आप मरे जब, मतलब मैं जब मरूंगा और भगवान के सामने हाजिरी लगेगी तो वो ये किया, ये यस, ये तो बहुत बार किया सर। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी चीज होगी जो नहीं उसमें वो कांटा मारना पड़ेगा, कांटा लगेगा, सब कुछ कर लिया, सब, कोई रिग्रेट नहीं रखा है, कोई रिग्रेट नहीं है। और रिग्रेट जो है ना सर वो रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लेट्स नॉट बिहेव लाइक गॉड, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, यू नो। तो बदतमीजियाँ भी होंगी, गलतियाँ भी होंगी, यू नो, और बहुत सारे कांड भी होंगे, बहुत सारी अच्छी भी चीज़ें होंगी। तो यही तो है एक कंप्लीट फुल लाइफ। मतलब बच्चों को स्टोरी क्या सुनाओगे आप अगर आप बोरिंग जिंदगी जी आपने तो। कि मेरे पिताजी के तो बहुत मारेंगे मुझे जब इंटरव्यू देखेंगे। कोई बात नहीं। मेरे पिताजी के दोस्त आए तो एक हीर पैलेस करके पिक्चर हॉल है कानपुर में, तो उन दिनों में जो है ना दिल्ली में भी ये सब होते थे कैबरेज वगैरह ना, तो उन्होंने भी वहाँ खोला होगा उनके पापा के दोस्त ने। तो बहुत सालों में मिलने आए कानपुर में, हम लोग ऐसे ही लिविंग रूम में बैठ के हाँ वो चल रहा था, तो पापा को प्यार से सब उनके दोस्त बोलते थे गुड्डी बाबू। अच्छा, मुझे बड़ा प्यारा नाम लगता है गुड्डी बाबू। और बोले अरे अमित, गुड्डी बाबू जो हैं तुमको ऐसे देख रहा हूँ ना हूबहू, और हम दोनों की शक्ल अगर आप मैं उनकी जवानी की फोटो दिखा दूंगा ना, कार्बन कॉपी हूँ। अच्छा, कार्बन कॉपी। तो बोलते हैं तुझे ऐसे देख रहा हूँ ना अभी, तो यार गुड्डी बाबू की हरकतें याद आ रही जो करते थे जब हमारा कैबरे हुआ करता था। मैंने क्या 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 करते थे ये, क्या करते थे। तो मेरे पापा को जो ना डांस वांस करने का बहुत हमेशा शौक। अच्छा, हाँ, और म्यूजिक का। तो वो बॉनी एम, एबा बचपन में सुना के हम लोग को जबरदस्ती डांस करवाया करते थे। और कह रहे हैं कि ये जो हैं जब बहुत हैप्पी हो जाया करते थे ना, तो पापा अपने को समझते थे राजेश खन्ना। मैं राजेश खन्ना हूँ। मैं बहुत खूबसूरत थे मेरे डैड, और मैं तो जैसे कुछ भी पहन के चला जाता ना, बड़ी प्रॉब्लम रहती उनको मेरे साथ। बिल्कुल यार देखो कैसे कपड़े पहन के चला जाता है। और वो एकदम टिच रहते थे, वो टिच। और मतलब सर 20-20 साल, 25-25, 40-40 साल पुरानी टाइज, ब्लेजर्स, वो जो अभी वापस फैशन आ गया, बड़े कॉलर, ये मैंने बड़ा पहना उनके कोट वोट जब वो फैशन चल रहा था। और बोलते कि अब पापा ना देख रहा हूँ की तरफ कि अभी साला बकवास ना कर दे कुछ ना, है ना, बेइज्जती करवाएगा लड़के के सामने। और क्योंकि अब उनका भांडा फूटने वाला था ना, रिजर्व रहा करो। करेक्ट। तो उन्होंने बोला कि गुड्डी बाबू जो हैं पार्टियों की जान हुआ करते थे। टेबल पे चढ़ के कमीज अमीज उतार के लहरा के ये वो, मैंने कहा लो और ये रिजर्व करने। अब मुझे समझ में आ रहा कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, खून में है ये। तो पापा जब तक बोलते तब तक ऐसी 2-3 बातें बता चुके थे अंकल। मैंने कहा बस अब आप प्लीज रिजर्व रहना, ये सब नहीं चलेगा भाई। ये आप ही से आया। हाँ, आप ही से आया, खून में सर, खून बहुत बड़ी चीज है। मैं और मेरा दोस्त कल यही बात कर रहे थे कि ये अंदर जो है ना, इसके अंदर मामला, आप बच ही नहीं सकते हो। मेरी एक छोटी सी बेटी है, वो जैसे मैं ऐसे बैठता हूँ ना, और ऐसे ऐसे थोड़ा मेरी आदत ऐसे करके लेटने की, एग्जैक्टली वैसे लेटती हुई यार। मैं तो दंग रह जाता हूँ उसको देख के। मैं तो ये भगवान कि बस इतने ही तक ही रहना बेटी।
ज्यादा तो खून नहीं चला गया तुम्हारे अंदर? सोचिए वो विदेश से वापस आए और आपसे बोले क्या चल रहा क्या है? चल रहा पापा? अच्छी यात्रा रही बातचीत की, लेकिन जाते जाते एक चीज मैं आप पूछना चाहता हूं आपसे, जी। आपको अपने आप से आगे उम्मीद क्या है? एक तो आपने पड़ाव पार किया है जिसमें आपने अपने आप को बदलने की कोशिश की है, अपने स्वभाव के बारे में आपने बात की है कि मेरा स्वभाव तो मेरे साथ ही है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि कहाँ वो सही है कहाँ वो गलत है। लेकिन इसके साथ साथ अब बतौर एक्टर, एक्टिंग में आप क्या करना चाहते हैं अपने साथ और अपने चरित्र में? देखिए कैरेक्टर शब्द के दो अर्थ, किरदार और चरित्र। करेक्ट। किरदार आप निभाते रहेंगे, लेकिन किस तरीके का चरित्र इन किरदारों को निभा निभा करके आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं? मुझे ना सर बहुत ये जिस तरीके का फीडबैक आ रहा है ना तिकड़म का, इसने मेरे अंदर कुछ तो हिलाया है। और हिलाया इन द सेंस कि एक एक किस्म की लाइट एंटर हुई है, एक अच्छी लाइट, वाइट लाइट। और मैं चाहता हूँ कि यार ऐसा, चलो हर फिल्म तो ऐसी, हर काम तो ऐसा नहीं हो पाएगा, लेट्स बी रियल अबाउट इट। और जीवन यापन भी करना है तो कुछ ऐसे काम भी करने पड़ेंगे जो कि मतलब नॉट राइट अप माई एली, बट ठीक है करने पड़ेंगे। लेकिन इस किस्म का सिनेमा, स्लाइस ऑफ लाइफ, कॉमन मैन, मेरा एक्चुअली मन भी हमेशा यही था करने का। आप अगर लव सेक्स धोखा देखो, तितली देखो, फंस गए ओबामा देखो, ये मेरा मन भी ऐसा ही, यही सब चीज़ें करने का है। इसमें क्या है कि आप आपके अंदर भी कुछ ऊर्जा जगती है, अच्छा काम करने के बाद, आपके अंदर भी कुछ खुलता है और बंद ताले की चाबियां मिलती हैं आपको। तो इस तरीके का काम करना है यार, चाहे वो जॉनरा कुछ भी हो, नया जॉनरा भी बनाना पड़े तो चलेगा, लेकिन मैं, देखिए बड़ी कमाल की चीज़ है ये ज़िंदगी के बारे में, कि आप पैदा क्यों होते हैं? मरने के लिए, ठीक है ना। तो मेरी माँ ने मुझे बोला था बचपन में, मुझे कभी नहीं भूलेगा वो, कि पता नहीं कोई बहुत उदास था, कुछ प्राप्त नहीं हुआ था, जो भी नहीं हुआ था वो, मतलब कुछ हासिल नहीं कर पाया था, तो उसकी वजह से अपसेट था और रो रहा था। तो मेरी माँ ने बोला था कि बेटे ये सब ठीक है, जो भी बनना, जो भी करना, लेकिन अच्छे इंसान बनना। बहुत खूब, बहुत खूब। तो मरने, मृत्युशैया पे ना, आप सब इंसान के सामने ना उसकी पूरी जिंदगी बीतती है 100%। जो 21 ग्राम का जो एक है थ्योरी, कि आत्मा का जो बोझ होता है आपका, जब वो निकलता है तो आपकी बॉडी जो है 21 ग्राम वजन हल्का हो जाता है उसका। तो वो मोमेंट आने पे ना, कम से कम ये लगना चाहिए अपने आप को कि यार जानबूझ के बुरा नहीं किया, चाहे वो पर्सनल में हो चाहे प्रोफेशनल में, इतना। और उसके चलते जो नहीं हासिल कर पाए उसका गम भी नहीं, कोई गम नहीं है वो। अब क्या, मरने के टाइम भी गम, जैसे ऑन अ लाइटर नोट, मेरी माताओं को, पिताओं को, फैमिली को बड़ी चिंता होती है हमारे मरने के। मैंने कहा तुम मरने के बाद का भी मतलब सोच रहे हो यार, कि जब हम मर जाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा? जाओ भाई, अभी उसके बाद कुछ नहीं है, जाओ अपना दूसरा जन्म हम लो, मजे करो। मरने के बाद का भी क्या सोचना है यार। बट कमिंग बैक टू द सीरियस पार्ट ऑफ इट, सर लाइफ जो है ना अवेयरनेस में जीनी है। अब वो अवेयरनेस का मतलब ये नहीं कि सीरियस हो गया आदमी या गलती नहीं होगी कभी, लेकिन अगर कुछ भी हुआ है ना, उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो और अगर अवेयरनेस है ना, तो एक दिन उसका सुधार भी हो जाएगा। अगर वही है कि हम ही हम हैं पर तुम क्या हो, तो नहीं लेना पड़ेगा। पर देखिए जो अलग अलग रोल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, एक एक्टर हो या अब तो ये आजकल टीवी जर्नलिज्म में भी आ गया है, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ नार्सिसिज्म। और अगर आप थोड़ा सा सेल्फ कॉन्शियस नहीं होंगे या सेल्फ इम्पोर्टेंट नहीं होंगे तो हो सकता है कि फिर आप वो काम भी उस तरीके से ना कर पाए। थोड़ा अमाउंट जरूरी है।
तो इसी वजह से मैं आपसे सवाल पूछ बहुत रहा हूँ कि पेनफुल है सर वो हाँ। तो नहीं, अपने बस की बात नहीं है। वहाँ जा ही नहीं सकता मैं, पॉसिबल ही नहीं। उसका मैं बता दूं कारण क्या है कि शायद थोड़े टाइम बीच में था मैं वहाँ, एंड आई डिड नॉट लाइक माई सेल्फ। बहुत खूब, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा। जैसे मैं अभी ही बता सकता हूँ, यू मस्ट बी दैट पर्सनैलिटी टाइप कि अगर किसी बड़ी पार्टी में जाना भी पड़ा मजबूरी के लिए, क्योंकि किसी बड़े बैनर ने आपको ये बोला है कि इस पार्टी में जाएं, नहीं, मुझे अच्छा लगता पार्टी में जाना। आपको अच्छा लगता है? हाँ। भले ही आपको आपके साथ के लोग ना मिले। हाँ, मैं बना लूंगा साथ के लोग वहाँ पे। अच्छा, तो फिर ये मेरी समझ में आपकी गलती हुई। और अगर नहीं बनेंगे तो ये भी हो सकता है कि जबरदस्ती बना लूं उस रात के लिए, हाँ। उस दिन के लिए, हाँ। और फिर निकल भी जाऊंगा मैं वहां से। हाँ। मुझे ये सोशल स्किल वाला जो वो अजीब सा वो जगह होती है ना, उसमें कोई कभी भी इशू नहीं रहा मुझे। अच्छा। हाँ, मैं मेरे को अगर कोई नहीं मिला ना सर, तो जिस टैक्सी में गया हूँ ना उसी को दोस्त बना लूंगा, उसी के साथ बैठ जाऊंगा वही टैक्सी में कि खोल यार तू बता क्या चल रहा है जिंदगी में। लिटिल है। हाँ, खोल तू बता क्या चल रहा है जिंदगी में मेरे भाई। हाँ। मैंने बहुत किया ऐसे ये सब, बहुत। मुझे एक्चुअली बहुत मजे आते हैं, ये करने में ज्यादा मजे आते हैं मुझे। नहीं, लेकिन देखिए यहाँ फर्क है, एक है टैक्सी में या एक ऐसी सिचुएशन में ये करना जहाँ पर आप जान रहे हैं कि वो टेंशन भी ब्रेक करेगा, आपको खुशी भी देगा। लेकिन एक है जब आपको मजबूरी में ठांस दिया गया है एक सिचुएशन में, एक ऐसी गैदरिंग में जहाँ आपको अपने अंदर एक ओढ़ी हुई अच्छाई लानी। सर मेक द बेस्ट ऑफ इट सर। और क्या, अभी जब पहुंच ही गए वहाँ, अमीरों का जलसा, तो सब लोग जो हैं, क्या अमीर बनने में थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम है मुझे, ना उनके साथ रहने में, लेकिन बनेंगे तो अपने तरीके से बनेंगे, सही रास्ते से बनेंगे। यू नो, किसी को नीचे गिरा के, टांग खींच के, पतलून खींच के कि अरे वहाँ क्या, कहाँ क्या चल रहा है, अच्छा तो इसकी टांग तोड़ दी ताकि ये पहुंच ही ना पाए वहाँ पे इस तरीके से काम नहीं करना है, भले ही समय ज्यादा लग जाए। हाँ, तो सर मतलब समय लग ही गया है, लग ही रहा है। और बहुत से लोगों से उस टाइप की सक्सेस में बहुत पीछे भी हूँ मैं, लेकिन अपने अंदर भरपूर सक्सेस है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल भी इशू नहीं है कोई। अमित सियाल साहब, बड़ा मज़ा आया आपकी जीवन गाथा सुनने, और जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ लगी वो है कि क्या चल रहा है तो हमेशा याद रहेगा। सियाल साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, इट वाज माय प्लेजर, थैंक यू।